डेरिवेटिव सिर्फ कैलकुलस का ही इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं बल्कि साथ ही साथ ये फिजिक्स के लिए भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को डेरिवेटिव के ज़रिए से ही सॉल्व किया जाता है। चैप्टर 2 में हमने डेरिवेटिव को स्टार्ट किया, डिफरेंट रूल्स जाने, किस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। 2.6 चैप्टर 2 का लास्ट सेशन है। इसके बाद चैप्टर 3 में भी हम डिफरेंट टाइप्स के उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो डेरिवेटिव को एज अ एप्लीकेशन डिस्कस करता है, लेकिन ये चीज़ स्टार्ट होती है 2.6 से। आप ये कोर्स कैलकुलस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक का देख रहे हैं, जिसमें हम 2.6 सेशन को डिस्कस कर रहे हैं। मैं हूं फाद हुसैन। इससे रिलेटेड डिफरेंट सेशंस पर जो चीज़ें हम कवर कर चुके हैं और अपकमिंग डेज पे जो करेंगे वो तमाम चीज़ें मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फाद हुसैन CSS सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है। विद ईज आप इन्हें वॉच कर सकते हैं, जबकि इन वीडियोस पे इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग फाद हुसैन CS blogspot.com पर है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आप सीखते रहें। वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। एज वी हैव सीन फ्रॉम द स्टार्टिंग सेशन, जब हमने फर्स्ट वीडियो सेशन कवर किया था कैलकुलस में, तो हमने कुछ डिफरेंट बुक्स सजेस्ट की थी एज अ रेफरेंस। तो मैंने 3 बुक्स को यहाँ पर ओपन किया हुआ है। सबसे पहले तो हमारे पास कैलकुलस की टेक्स्ट बुक्स है जो लार्सन एडवर्ड की है, 2.6 रिलेटेड रेट्स का है। लेकिन अगर मैं दूसरे 2 बुक्स की बात करूँ, कैलकुलस वॉल्यूम 1 और इसी तरह से शॉम सीरीज की कैलकुलस बुक, तो इन दोनों में भी रिलेटेड चेंज को सेपरेट सेशन पर डिस्कस किया गया है। यानी अगर मैं कैलकुलस 1 की बात करूँ तो इसमें चैप्टर 4 स्टार्ट होता है डिफरेंशिएशंस के साथ, उसके एप्लीकेशन के, और उसमें फर्स्ट सेशन ही 4.1 का रिलेटेड रेट्स का है। कैलकुलस में चैप्टर 20 को रिलेटेड रेट्स के साथ डिस्कस किया है। दैट इज शोज के ये हाउ इंपॉर्टेंट द टॉपिक इज। तो सबसे पहले तो हम बेसिक डिफरेंस बेसिक डेफिनेशन जानते हैं कि रिलेटेड रेट्स एक्चुअल में है क्या। So the related rates problem involve 2 or more variables that change at the same time, possibly at different rates. If we know how the variables are related and how fast one of them is changing, then we can figure out how fast another or other one is changing. यानी related rates में हम ऐसे प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे होते हैं जहाँ पर वेरिएबल्स की क्वांटिटी 2 या 2 से ज़्यादा होती है, और सेम टाइम पर हम ये देखना चाहते हैं कि अगर एक में चेंजिंग हो रही है तो दूसरे में चेंजिंग क्या होगी, विच मीन दिस 2 आर द रिलेटेड फंक्शन। अगर हमें ये पता चल जाए कि एक में चेंजिंग कितनी फास्ट हो रही है, तो हम बड़े आसानी से ये फिगर आउट कर सकते हैं कि दूसरे में चेंजिंग कितनी फास्ट हो रही होगी। जैसे अभी आपने स्लाइड पे देखा कि जो बलून है, जो कि एनिमेटेड इमेज पे यहाँ पर मौजूद है, इस इमेज को अगर फुलाया जाए इस बैलून को, तो इस बैलून में 2 चेंजिंग होगी। एक तो उसके रेडियस की वैल्यू चेंज हो रही है, और उस रेडियस के बिहाफ पे उस बैलून का जो एरिया है वो चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे इन दोनों में से एक चीज़ का पता चल जाए तो मैं दूसरी चीज़ मालूम कर सकता हूँ। इन्हीं चीज़ों को या इस तरह के प्रॉब्लम्स को जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल मौजूद हों और पॉसिबली एक का पता चल जाए और उस बिहाफ पर हम दूसरे को जान सकें, इसे हम रिलेटेड रेट्स प्रॉब्लम कहते हैं। और ये एक्चुअल एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव की। अब हम बुक पर आते हैं, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि बुक ने इन एग्जाम्पल्स को किस तरह से कवर किया है। सबसे पहले हमारे पास 2.6 में रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, और यहाँ पर स्क्वायर शेप का जो वॉल्यूम है उसकी वैल्यूज़ यहाँ पर डिस्कस है। लेकिन सबसे पहले मैं नेक्स्ट पेज पर आऊँगा, जहाँ पर हम बेसिक एग्जाम्पल कवर करेंगे, और उसके बाद फिर हम वापस आएंगे पेज नंबर 1 की तरफ। ओके, सो द एग्जाम्पल 2, रिपल्स इन अ पाउंड। ए पेबल इज ड्रॉप्ड। रिपल्स कहते हैं लहरों, जो लहर होते हैं पानी में उसे, और पेबल्स जो है यहाँ पर पत्थर को कहा जा रहा है। ए पेबल इज ड्रॉप इनटू अ काम पाउंड causing ripples in a form of the concentric circles as shown in a 2.34 figure। तो एक काम्ड नॉर्मल जो पाउंड है उसमें पानी मौजूद है, और उसमें एक पत्थर फेंका जा रहा है, और पत्थर फेंकने की वजह से उसमें जो है कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं, जैसे कि इस इमेज पे यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा होगा इस तरह से। और जैसे जैसे ये आउटर साइड पे इमेज जा रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि इनके रेडियस की वैल्यूज़ क्या हो रही है, चेंज हो रही होगी यकीनी तौर पर। ठीक, सो द रेडियस आर of the outer ripples is increasing at a constant rate of 1 foot per second। यानी जो outer ripples हैं, जो बाहर की तरफ हैं, उनकी जो रेडियस के अंदर वैल्यूज चेंजिंग हो रही है वो कांस्टेंट टाइम 1 foot per second हो रही है। ठीक है, यानी 1 सेकंड के अंदर 1 फुट में चेंजिंग आ रही है। When the radius is 4 feet, जब रेडियस 4 फीट का होता है, at what rate is the total area, तो उस रेट पर टोटल एरिया क्या होगा ऑफ द डिस्टर्ब्ड वाटर चेंजिंग। यानी उस वक्त जब वाटर डिस्टर्ब्ड हो रहा है, उस वक्त एट द पॉइंट ऑफ 4 feet रेडियस उस चीज़ का, यानी जो सर्कल का या फिर उस ओवरऑल पाउंड का इन अ फॉर्म ऑफ द ड्रॉपिंग रिपल एरिया क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 चीज़ हमें समझनी होगी। देखें,
जब आप किसी प्रॉब्लम को रिलेटेड चेंज पे देखते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट चीज़ हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो स्टैटिक आता है, जिसको मैं यहाँ पर कांस्टेंट कह सकता हूँ, जिसमें चेंजिंग ना हो, ठीक है। और सेकंड जो है वो वेरिएबल पार्ट है। तो वेरिएबल पार्ट वो होगा जिसमें चेंजिंग होगी। अगर आप यहाँ पर देखें 1 फुट पर सेकंड, तो ये कांस्टेंट रेट के साथ है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इसकी वैल्यू 1 पर है। और जो वेरिएबल्स है जिसमें चेंजिंग हो सकती है, तो वो क्या है, 4 है। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ 4 फीट, तो 4 का मतलब ये है कि ये वेरिएबल है, वेरी कर सकता है। नेक्स्ट स्टेप पे कहीं पे 5 के साथ पूछा जा सकता है, 3 के साथ, एंड सो ऑन, ठीक है। ये तो क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब सोल्यूशन पे देखें, अगर आप द वेरिएबल आर एंड ए आर रिलेटेड बाय ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी एरिया का जो फॉर्मूला है जो हमें फाइंड करना है वो है पाई आर स्क्वायर, सर्कल के रिस्पेक्ट से, क्योंकि ये रिपल्स जो बन रहे हैं वो सर्कल फॉर्मेट पे। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेडियस आर इज डी आर अपॉन डी टी, दैट इज इक्वल टू 1। यानी आर का जो कांस्टेंट वैल्यू दिया गया है उसका जो रेडियस है, और अगर मैं उस रेडियस को चेंजिंग फॉर्म पे लिखूं, यानी कितने रेडियस में चेंजिंग आएगी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो उसकी वैल्यू 1 लिख दी, जिसको हम डी आर अपॉन डी टी कह रहे हैं, विच मीन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ द डेरिवेटिव। ओके, सो इक्वेशन हमारे पास आ गई, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, जिसको मैं 1 कह रहा हूँ यहाँ पर। जो गिवन रेट है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कांस्टेंट टाइम के रिस्पेक्ट से, कि जो रेडियस है उसमें विद रिस्पेक्ट टू द टाइम 1 सेकेंड्स पे जो इंक्रीमेंट हो रही है वो 1 फुट पर सेकेंड हो रही है, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 2। और हमें जो मालूम करना है वो एरिया मालूम करना है विद रिस्पेक्ट टू द टी, किस वक्त, जब हमें हमारे पास जो आर की वैल्यू हो वो 4 हो। तो मैं इसे थर्ड स्टेप कह देता हूँ। ओके, अब यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होता है। विद इन्फॉर्मेशन यू कैन प्रोसीड इज इन एग्जाम्पल 1। सो डी अपॉन डी टी ए, यानी मुझे एरिया का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। वेयर एस जो हमें इक्वेशन दी गई है उसको भी हम डी अपॉन डी टी ही करेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर टी मौजूद नहीं है तो इसका डेरिवेटिव तो किया जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर का हम डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन तो करेंगे, लेकिन डी अपॉन डी टी यहाँ पर, यानी डी आर अपॉन डी टी वैसे ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब डी अपॉन डी टी किया मैंने, तो ये कांस्टेंट होता है पाई, तो आर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 आर पाई, ठीक है, जबकि डी आर अपॉन डी टी वैसे ही रहा। अब ये जो पार्ट है ना हमारा, ये इसमें हमें आर की वैल्यू दी गई थी, यानी मैंने डेरिवेटिव निकाल लिया। अब डेरिवेटिव निकालते वक्त आर की वैल्यू पे मुझे चेक करना है, तो आर क्या है 4, जब मैंने 4 पुट किया तो उसकी वैल्यू आ गई 8 पाई। सो विच मीन सब्स्टिट्यूट 4 फॉर द आर एंड 1 फॉर द डी आर अपॉन डी टी, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब डी आर अपॉन डी टी की जगह भी मैंने क्या लिखा है, 1 लिखा है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि डी आर अपॉन डी टी किसके बराबर है, 1 के। तो अब देखो, जब एक चीज हमें पता चल गई थी तो मैंने दूसरी चीज उसकी फाइंड कर ली इन अ फॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव, एंड द फाइनल आंसर फॉर दिस systematically problem that is equal to 8 pi. So when the radius is 4 feet, the area is changing at the rate of 8 pi square feet per second. I'm sure कि आपको पहला प्रॉब्लम यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि रिलेटेड चेंज क्या है और हम उसे किस तरह से फाइंड करते हैं। पहली स्लाइड पर वापस आएंगे। फर्स्ट, अब हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है 2 रेट्स दैट आर रिलेटेड, यानी दो चीज़ें जो रिलेट कर रही होती हैं, रिलेटेड होती हैं। सपोज x एंड y आर बोथ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t, यानी x एंड y जो है वो दोनों डिफरेंशिएबल है, यानी डिफरेंशिएट हो सकते हैं t के लिए, एंड आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टी, जो किस इक्वेशन से रिलेट करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 से। तो हमें मालूम करना है डी वाई अपॉन डी टी, यानी y का डेरिवेटिव निकालना है t के रिस्पेक्ट से, कब, जब x की वैल्यू 1 के बराबर हो, गिवन दैट डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 2, जबकि डी एक्स अपॉन डी टी जो है वो 2 दिया गया है उस वक्त जब x की वैल्यू 1 होगी। तो अब जब हम सिस्टमैटिकली इस तरह का कोई प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर मैं चेन रूल भी अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। तो यूजिंग द चेन रूल यू कैन डिफरेंशिएट बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू द टी, यानी y और एक्स स्क्वायर प्लस 3 को, दोनों को मैं किसके रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करूंगा, t के रिस्पेक्ट से, क्योंकि हमें वही मालूम करनी है। तो जब मैंने d अपॉन डी टी वाई के लिए किया तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3 को करूंगा तो ये 2x हो जाएगा, जबकि डी एक्स अपॉन डी टी वैसे ही मौजूद है। अब क्वेश्चन में देखो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू 2 दी गई है, ठीक है, जबकि डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या दी गई है, 1। तो अब देखो यहाँ पर 2x की वैल्यू हो गई 1 और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू हो गई 2, वैल्यू पुट किया, वैल्यूज आ गई हमारे पास 4, यानी 4 वो हमारी वैल्यूज बन गई जो हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बेस्ड ऑन द कंडीशन, ठीक है। तो दो इन एग्जाम्पल्स हमें ये बात समझ में आ रही है कि एक्चुअली रिलेटेड प्रॉब्लम्स के अंदर वही चीज़ें डिस्कस होती हैं जो डिफरेंशिएट से रिलेटेड हो, डेरिवेटिव पे हो, और हमें जब एक चीज़ का पता चल जाए तो उसके बिहाफ पर मैं दूसरी चीज़ मालूम कर सकता हूँ। नॉट ओनली 2, अगर मोर देन 2 वैल्यूज भी हो तो उस पर भी हम यही चीज़ एप्लीकेबल करेंगे, जैसे अभी हमने स्लाइड के बेसिक डेफिनेशन में भी पढ़ा था। सो यू कैन गिवन एन इक्वेशन दैट रिलेटेड आर द वेरिएबल्स x एंड y and were asked to find the rate of the change of y when x equal to 1.
ठीक है, यानी x की वैल्यू जब 1 हो तो उसमें रेट ऑफ चेंज मुझे मालूम करना है। तो इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, गिवन दैट डी एक्स अपॉन डी टी 2 है और x की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो फाइंड मुझे करना है डी वाई अपॉन डी टी वैन एक्स इक्वल टू 1। बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है जो अभी हमने देखा। सो इन ईच ऑफ द रिमेनिंग एग्जाम्पल ऑफ दिस सेशन यू मस्ट क्रिएट अ मैथमेटिकल मॉडल फ्रॉम अ वर्बल डिस्क्रिप्शन, यानी जिस तरह से भी आपको वर्ड्स प्रॉब्लम दिए जाएंगे तो उसमें आप मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे जिस तरह से यहाँ पर इक्वेशंस पे बनाकर दिखाई गई थी। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम दिया गया तो मैंने क्या किया, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर को फॉलो किया। इसी तरह स्क्वायर शेप की आ सकती है तो 4/3 पाई आर स्क्वायर। इसी तरह जितने ज्योमेट्रिकल शेप्स या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के शेप्स होते हैं उनको फॉलो करते हुए आप उसके मैथमेटिकल मॉडल बनाकर उसे सॉल्व कर रहे होंगे। आई थिंक आई एम साउंड expect that sound good for with respect to the examples and the topic. Moving ahead, guideline for solving related rates problem. Identify all given quantities and the quantities to be determined. हमें तमाम quantities को देखना और ये देखना है कि किसे मालूम करना है। Make a stick sketch and label the quantities. Sketch बनाएंगे और quantities को label करेंगे। Write an equation involving the variables whose rate of change either आर गिवन और आर टू बी डिटरमाइन, यानी वो गिवन हो या उससे मालूम करना हो, हमें उनको वेरिएबल्स को नोट करना है, इक्वेशन को इन्वॉल्व करना है। यूजिंग द चेंज रूल इम्प्लिसिटली डिफरेंशिएट बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। इम्प्लिसिटली डिफरेंशिएट करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू द चेंज रूल, और दोनों साइड पर हम करेंगे जैसे अभी हमने प्रॉब्लम्स में देखा है। आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप 3, सब्स्टिट्यूट इनटू द रिजल्टिंग equations all known variables, values of the variables and their rate of change, then solve for the required rate of the change। और इन्हीं 4 स्टेप्स के मुताबिक एग्जाम्पल 1 और 2 सॉल्व किया गया। तो नेक्स्ट पे भी जब भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आएंगे इन्हीं 4 पॉइंट को फॉलो करते हुए हमें सॉल्व करना होगा। अब हमारे पास वर्बल स्टेटमेंट और मैथमेटिकल मॉडल है, और अगर मैं डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग के रिस्पेक्ट से बात करूँ तो ये कॉन्सेप्ट मैं समझता हूँ कि बैकबोन है किसी भी उस पर्सन के लिए जो डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग या डेटा साइंस को बड़े डेप्थ आई के साथ देख रहा होता है। मैथमेटिकल मॉडल का मतलब क्या है कि आप अपने प्रॉब्लम को मैथमेटिकल मोड पे लिखते हैं। तो जब मैथमेटिकल मोड में कोई चीज़ कन्वर्ट हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि आप अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बिल्कुल नियरेस्ट आ चुके हैं। अब सिर्फ फ्यू स्टेप्स आपको रिक्वायर्ड है उसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। तो ये चीज़ हमें बेसिक कैलकुलस से सिखाई जाती है ताकि हमें ये पता हो कि हम प्रॉब्लम को मैथमेटिकल मॉडल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। वर्बल स्टेटमेंट है, जैसे लिखा हुआ है द वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 1 आवर। ठीक है, 1 घंटे के बाद जो वेलोसिटी ऑफ द कार है इस 50 माइल्स पर आवर है। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि x अगर इसमें डिस्टेंस ट्रैवल्ड है तो dx अपॉन dt 50 हुआ। ठीक है, यानी उस x में जो चेंजिंग आ रही है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम 50 है। कब? जब t की वैल्यू 1 है, यानी जब डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, 1 आवर किया, तो वो कितनी देर चल सकता है, 50 माइल्स पर आवर चल सकता है। तो dx अपॉन dt की वैल्यूज पता चल गई। द नेक्स्ट, वाटर इज बीइंग पम्प्ड इनटू अ स्विमिंग पूल एट द रेट ऑफ द 10 क्यूबिक मीटर पर आवर, यानी 10 क्यूबिक मीटर पर आवर के रिस्पेक्ट से पंप किया जा रहा है वाटर स्विमिंग पूल के अंदर। तो बेस्ड ऑन दिस वॉल्यूम हमें पता चल रहा है, तो v से यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द वाटर हमने लिया, तो v की वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम कैसे चेंज हो रही है कि जितना टाइम उसमें लग रहा है, और टाइम कितना लग रहा है, 1 घंटा, तो 10 मीटर क्यूब उसमें पर आवर की चेंजिंग आ रही है। हमने यहाँ पर भी मैथमेटिकल मॉडल में उसे कन्वर्ट कर लिया। अ गियर इज रिवॉल्विंग एट द रेट ऑफ द 25 रेवोल्यूशंस पर मिनट, वेयर 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू 2 पाई। तो यहाँ पर हमने थीटा एंगल ऑफ रेवोल्यूशन बनाया, थीटा के अंदर चेंजिंग आ रही है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, और टाइम क्या है हमारे पास, पर मिनट है। तो हमने कहा 25 विच मीन मल्टीप्लाई बाय 2 पाई रेडियन पर मिनट। ये इसका मैथमेटिकल मॉडल हो गया। सो इन तीनों एग्जाम्पल से हमें क्या बात समझ में आ रही है कि हम अपने प्रॉब्लम को अगर मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाए तो उसमें डायरेक्टली वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना, फाइंडिंग वैल्यू को निकालना और रिलेटेड रेट्स को उसमें सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है, लेट्स सी द एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस वर्बल स्टेटमेंट इनटू अ मैथमेटिकल मॉडल। सो एन इन्फ्लेटिंग बलून, ठीक है, इन्फ्लेटिंग बलून का मतलब ये है कि किसी बलून को आप फुला रहे हैं तो उस प्रोसेस को कहा जा रहा है। सो एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू अ स्पायरल बैलून 2.35 जो फिगर्स में दिखाया जा रहा है, यानी स्पायरल शेप होता है उसका स्फीयर के, एट द रेट ऑफ द 4.5 क्यूबिक फीट पर मिनट, यानी ये रेट है इसमें। ठीक है, और कितने ड्यूरेशन पे, पर मिनट पे। यही चीज़ अभी हमने ऊपर भी देखी थी। तो फाइंड द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द रेडियस व्हेन द रेडियस इज 2 फीट, यानी उस वक्त हमें एरिया बताना है जब उसके रेडियस की वैल्यू क्या हो जाए, 2, यानी चेंजिंग हो रही है। बलून को जब फुलाया जा रहा होगा तो उसका एरिया और विद रिस्पेक्ट टू द एरिया रेडियस भी चेंज हो रहा होगा। एक चीज़ पता चल जाए तो मैं दूसरी चीज़ मालूम कर सकता हूँ। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा स्टैटिक का।
और वेरिएबल पार्ट का। तो वेरिएबल पार्ट वो है जिसकी वैल्यूज हमें मालूम करनी है, और स्टैटिक पार्ट वो है जो हमें कांस्टेंट भी दिया गया, जैसे 4.5 क्यूबिक पे ये डायरेक्ट बता रहे हैं कितनी वैल्यूज उसमें चेंजिंग में उसके एरिया की चेंजिंग हो रही है। सो let V be the volume of the balloon and let R be the radius according to the question. Because the volume is increasing at the rate of the 4.5 cubic per minute, we know that at the time t, the rate of the change of the volume is dV upon dt, that is equal to 9 upon 2. ठीक है, 9 upon 2 वो वैल्यूज है जिस रिस्पेक्ट से उसके वॉल्यूम में चेंजिंग हो रही है। ठीक है, सो द प्रॉब्लम कैन बी स्टेटेड एज शोन। तो dV अपॉन dt यानी कांस्टेंट रेट जो है हमारा, यानी स्टैटिक रेट हमें पता चल गया, वो है 9 अपॉन 2। एक्चुअली 9 अपॉन 2 या 9 डिवाइड बाई 2 का मतलब 4.5 ही है। मालूम क्या करना है हमें, मालूम करना है dr अपॉन dt कब, जब r की वैल्यू 2 हो जाए। ठीक है, ये हमारा वेरिएबल पार्ट है। सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अगर मैं मैथमेटिकल मॉडल देखूं बलून के स्पेरिकल शेप का, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर शेप होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव निकालूंगा विद रिस्पेक्ट टू द t। ठीक है, तो dv अपॉन dt, जबकि यहाँ पर r है तो ये dr अपॉन dt हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर v का डेरिवेटिव निकाला, वो तो डायरेक्टली 1 हो जाएगा। 4 पाई r स्क्वायर का निकालूं तो अगर मैं r के रिस्पेक्ट से देखूं उसे, क्योंकि हमें dr अपॉन dt निकालना है, लिहाजा इस इक्वेजन पार्ट में से मैंने सेपरेट कर लिया dr अपॉन dt को, क्योंकि इक्वेजन स्टार्टिंग में dv अपॉन dt एंड dr अपॉन dt थी, हमें चेंज कर दिया सिंपल जो लीनियर अलजेब्रा के फॉर्मेट होते हैं वैल्यू को लेफ्ट और राइट मूव करने के रिस्पेक्ट से। तो इस तरह से ये dv इस तरफ आ गया और dt dr की जगह पे dv की जगह पे dr आ गया। तो यही वजह है कि 1/4 पाई r स्क्वायर हो गया। ओके, अब हमें सॉल्व करना है dr अपॉन dt। तो अगर मैं यहाँ पर 1/4 पाई r स्क्वायर से dv अपॉन dt देखूं, क्योंकि t के टर्म यहाँ मौजूद नहीं है, तो लिहाजा dv अपॉन dt तो वैसे ही रहेगा, लेकिन 4 पाई r स्क्वायर डेरिवेट हो जाएगा। तो मैं क्या इसे ये कह सकता हूँ कि ये हो गया 4 पाई, जबकि 2r के लिए मैं लिख सकता हूँ 2r। तो मैं सिंपली इसे कह सकता हूँ ये हो गया 8 पाई r, राइट। इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ इस पर। ठीक है, जबकि r की वैल्यू क्या है 2, तो क्या यहाँ पर अगर मैं 2 लिखूँ तो ये 16 पाई हो जाएगा, राइट। ठीक है, जबकि जो dv अपॉन dt यहाँ पर है, dv अपॉन dt की वैल्यू क्या दी हुई है 9 डिवाइड बाई 2, तो क्या मैं इसके साथ 4.5 लिख सकता हूँ। 4.5 का मतलब 9/2 ही है, और इसकी जो भी वैल्यूज आएगी वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगी 0.09, एंड दैट इज सेड टू बी अ सोल्यूशन। दीज आर द वैल्यू और दिस इज अ वैल्यू फुट पर मिनट, और इसी चीज को यहाँ पर दिखाया गया। तो इस तरह हमने देखा कि स्टैटिक एंड वेरिएबल फॉर्म पर जो हमें इक्वेशंस में या प्रॉब्लम में क्वांटिटी दी जाती है या रिक्वायर्ड डेटा दिया जाता है, उस बेस पर हम यहाँ पर रिलेटेड रेट्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए किसी एक चीज़ के फाइंड पर दूसरी चीज़ को फाइंड कर लेते हैं, जैसे कि हमने थर्ड एग्जाम्पल में करके भी देखा। होप यू अंडरस्टैंड। मूविंग अहेड, द स्पीड ऑफ द एयरप्लेन ट्रैक्ड बाय द रडार। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो ट्राइंगल का है। ठीक है, ट्राइंगल के साथ हम यहाँ पर मैथमेटिकल मॉडल को डिस्कस करेंगे, या पाइथागोरस थ्योरम को। जब भी हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं तो उसका मैथमेटिकल मॉडल क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। इस फॉर्मेट पे हम कह रहे होते हैं, और अभी तक हमने जो 3 एग्जांपल्स देखे, जब भी हम उसे सॉल्व कर रहे हैं उसके मैथमेटिकल मॉडल के जरिए से कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी द प्रॉब्लम। An aeroplane is flying on a flight path that will take it directly over the radar tracking station as shown in a 2.36. So according to the figure 2.36, ये हमारा एरोप्लेन है जो इस तरह से फ्लाई कर रहा है इस डायरेक्शन पर, और ये डायरेक्टली ट्रैक कर रहा है किसे, रडार को, जो कि इस जगह पर मौजूद है। ठीक है, सो इफ एस इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ द 400 माइल्स पर आवर, यानी अगर एस की वैल्यू जो कि यहाँ से रडार को अटैच कर रही है, एक तो स्पीड इसकी ये है जो यूँ उस तरफ जा रहा है, यहाँ से अगर देखा जाए जिस तरह ये रडार को हिट कर रहा है या सिग्नल्स एक्सेप्ट कर रहा है, तो इस वक्त इसकी जो इसके वेरिएबल फॉर्मेट पे वैल्यूज़ दी गई है उसे एस से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और ये डिक्रीज जो इसकी वैल्यू है वो कहा जा रहा है कि 400 माइल पर आवर्स के रिस्पेक्ट से वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। सो व्हेन एस इक्वल टू 10 माइल्स, यानी जब एस की वैल्यू 10 माइल्स होती है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द प्लेन, यानी अब हमें मालूम करना है कि स्पीड ऑफ द प्लेन जैसे एक्स से कहा गया है कि वो क्या है जब उसकी जो डिक्रीजिंग वैल्यू है एस की वो 10 माइल्स हो रही हो। सो बेस्ड ऑन दिस ट्राइंगल प्रॉब्लम, राइट एंगल ट्राइंगल, वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्टली
हाउ टू कन्वर्ट दिस प्रॉब्लम इनटू अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम, ठीक है। तो एज वी नो, और जैसे हमने डिस्कस किया कि पाइथागोरस थ्योरम के जरिए से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, लेकिन इनिशियली देखा जाए तो हमें चीज़ें अवेलेबल क्या है। सो लेट एक्स बी द हॉरिजेंटल डिस्टेंस, जैसे मैंने स्टार्टिंग में दिखाया कि ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस है फ्रॉम द स्टेशन। सो नोटिस दैट एस इक्वल टू 10 एंड एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट 10 स्क्वायर माइनस 36, दैट इज इक्वल टू 8। अब ये कैसे आ रहा है वो अभी हम डिस्कस करेंगे कि 8 यहाँ पर वैल्यूज़ कैसे आ रही है। अब जो वैल्यूज़ हमें डिक्रीजिंग में दी गई है वो दी गई है एस की, यानी एस विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम 400 माइल्स पर आवर डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज क्योंकि नेगेटिव फॉर्म पर है तो डिक्रीज को हमने डी एस अपॉन डी टी पे 400 माइनस के साथ किया। एस की वैल्यू हमें जब 10 होगी तो मालूम करना है किसे, हमें स्पीड मालूम करना है, ठीक है। तो हमें मालूम करना है डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है, यानी स्पीड मालूम करना है कब, जब एस की वैल्यू 10 हो और एक्स जो हमारा है वो 8 हो उस वक्त। वैसे क्वेश्चन में तो हमें ऐसे ही दिया गया था, लेकिन एक्स हमने फाइंड किया है। अब हम समझते हैं कि एक्चुअली 10 स्क्वायर माइनस 36 की वैल्यूज 8 आ कैसे रही। अगर हम इस फिगर को देखें तो इस फिगर के अंदर तीसरी चीज़ यहाँ पर 6 माइल्स को इन शॉर्ट यहाँ पर इस तरह से दिखाया है। क्या है, देखो एरोप्लेन इस तरह से मूव कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन में देखा कि ये वैल्यूज़ डिक्रीज कर रही है जब इसका सिग्नल या इसे कनेक्ट किया जाता है रडार से, जिसको एस से रिप्रेजेंट किया गया, और उसकी वैल्यू 400 माइल्स पर आर के रिस्पेक्ट से डिक्रीज हो रही है। हमें स्पीड बताना है प्लेन की जब उसकी एस की वैल्यू 10 पे कन्वर्ट हो। लेकिन जैसे ही हम एक्स को फाइंड कर लेंगे विच मीन डी एक्स अपॉन डी टी, तो जब ये प्लेन इस तरफ पहुंचेगा तो उस रिस्पेक्ट से यहाँ से इस रडार तक का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द माइल, वो 6 होगा। इसी वैल्यूज़ को यहाँ पर यूज़ किया गया है 36 के फॉर्म पर। क्या है इसे समझते हैं। देखें, जब हम पाइथागोरस फॉर्म देखते हैं तो पाइथागोरस के मुताबिक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर के बराबर होता है। अगर मैं यहाँ से एक्स को सेपरेट कर लूँ तो वहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले सकता हूँ, यहाँ पर मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स हो गया, जबकि स्क्वायर रूट यहाँ पर लगा दिया गया, तो ये हो गया वाई का स्क्वायर, ये हो गया जेड का स्क्वायर माइनस के साथ। जब इसे सॉल्व किया गया तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई 8, यानी जो वैल्यूज हमें नहीं पता थी इनिशियली पता चल गई कि इनिशियली स्पीड इसकी ये है। लेकिन हमें उस वक्त स्पीड मालूम करना है इसकी जब एस की वैल्यू क्या हो गई हो, 10 माइल्स हो गई हो। ओके, अब हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट करते हैं पाइथागोरस में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर। अब क्योंकि हमें एक एक्स की वैल्यूज पता है विच मीन 6 माइल हमें पता है, तो हमने y की जगह उसकी वैल्यूज को पुट किया। अब हम यहाँ पर मैथमेटिकल मॉडल इसका बना चुके हैं। इस मैथमेटिकल मॉडल को हम अब डेरिवेटिव के फॉर्म पे लेकर आएंगे। तो डी एक्स अपॉन डी टी एक्स के लिए किया, डी एस अपॉन डी टी हमने एस के लिए किया, डेरिवेट किया। डेरिवेट करने के बाद इस 2x की वैल्यूज़ यहाँ पर 2x हो गई और ये 2s हो गई। इस 2 से मैं ये 2 कैंसिल कर सकता हूँ, ये x मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर आकर डिवाइड हो गया। डी एस अपॉन डी टी की वैल्यूज़ हमें गिवन है -400, वैल्यूज पुट किया, पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किया, दैट शोज दैट so the speed of the plane is -500 miles per hour when the s value is equal to 10 miles. So because the velocity is -500 per hour, so the speed is 500 positive mile per hour we need to consider. Note that the velocity in example 4 is negative because x represent a distance that is decreasing. क्योंकि यहाँ पर x की जो वैल्यूज इनिशियली हमें दी गई थी जिसे s से रिप्रेजेंट किया गया क्वेश्चन में, वो नेगेटिव फॉर्म पे दिया गया था, ठीक है। यही वजह है कि हमने इसे इस फॉर्मेट पे डिक्रीजिंग के फॉर्म पे दिया गया था, यही वजह इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। होप यू अंडरस्टैंड। सेशन लॉन्ग ज़रूर हो है, लेकिन हम एक एक एग्जाम्पल को देख रहे हैं ताकि समझना हमारे लिए आसान रहे। ओके, अ चेंजिंग एंगल ऑफ द एलिवेशन। रॉकेट को जब लॉन्च किया जाता है तो उस लॉन्चिंग के दौरान उसके एंगल में चेंजिंग होती है, ठीक है। तो उसमें भी हम रिलेटेड रेट्स के प्रॉब्लम को देखते हैं और उसे उसी डेरिवेटिव के मेथड से या डेरिवेटिव के अप्रोच से सॉल्व कर रहे होते हैं। क्या है समझते हैं। सो फाइंड द रेट ऑफ द चेंज इन एन एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द कैमरा शोन इन फिगर 2.37 एट 10 सेकेंड्स आफ्टर लिफ्ट ऑफ, ठीक है। तो रॉकेट्स की बात कर लें, एलिवेशंस की बात कर लें, या किसी भी तरह के प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, उसमें एक्चुअली एंगल ही की चेंजिंग होगी, ठीक है। सो हियर इट्स अ फिगर 2.37 और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनिशियली जो रॉकेट था यहाँ पर वो इस तरह से इंक्रीज़ कर रहा है। और ये जो कैमरा है जिसका क्वेश्चन में जिक्र आया, तो इनिशियली जब कैमरा का डिस्टेंस देखा गया तो ये 2000 फीट था, और जब ये इस पोजीशन पर आया तो अब यहाँ पर जो एंगल इसका दिखाया जा रहा है वो 10 थीटा से दिखाया जा रहा है, और 10 थीटा बराबर होगा s अपॉन 2000 के, और इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ से एंगल पर
काउंट होगी, ठीक है। अब हमें मालूम करना है उस वक्त जब ये 10 सेकंड्स का यानी डिस्टेंस कवर कर चुका हो आफ्टर लिफ्ट ऑफ। सो लेट थीटा बी द एंगल ऑफ द एलिवेशन एज शोन इन 2.37, जैसे यहाँ पर दिखाया गया, ये थीटा ही हमारा एलिवेशन है एंगल का। अब मालूम क्या करना है, जब t की वैल्यू 10 हो, सो द हाइट s ऑफ द रॉकेट इज s इक्वल टू 50t स्क्वायर, जबकि t की वैल्यू जो है वो 10 है और हमने 10 यहाँ पर फुट किया, तो हमें पता चल गया कि 5000 फीट जो है हमारे इनिशियल वैल्यूज़ होगी, ठीक। अब हमें जो गिवन रेट्स दिए गए हैं ds/dt, यानी जो s है उसमें क्या चेंजिंग आ रही है इनिशियली, वो 100t के रिस्पेक्ट से आ रही है, यानी वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट ये है। अब हमें एंगल मालूम करना है विद रिस्पेक्ट टू द t, जबकि t की वैल्यू 10 हो और s की वैल्यू 5000 हो, जैसे अभी हमने 50t स्क्वायर से ये चीज़ मालूम की। अच्छा, अब ये चीज़ें आ गई। अब हम डायरेक्टली इन वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे। अगर मैं इसके मैथमेटिकल मॉडल को देखूं तो यहाँ से हमें मैथमेटिकल मॉडल का पता चल गया, क्योंकि हम राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर भी देख रहे हैं, तो ट्राइंगल में tan थीटा एंगल फाइंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने tan थीटा s/2000 लिखा, तो tan थीटा को मैं कन्वर्ट करके डेरिवेटिव फॉर्म पर sec स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये भी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। 1 जो s/ था उसको ds/dt के जरिए से डेरिवेट किया, तो s की वैल्यू 1 हो गई। ये sec स्क्वायर था, मल्टीप्लाई हो रहा था, हमने इसका डेरिवेटिव फॉर्म पे इस तरफ लेकर आए उसे, तो ये cos स्क्वायर हो गया। जबकि ds/dt जो हमें यहाँ पर मालूम करना है या उसकी वैल्यूज़ है वो 100t है, तो 100t लिया मैंने, 2000 वैसे ही रहा। t की वैल्यूज़ जो है वो 10 पर हमें मालूम करनी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज़ को ये रही 10 की वैल्यू, ये रही s की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर s की वैल्यूज़ डायरेक्टली आ चुकी है, क्योंकि हम cos स्क्वायर थीटा को हैंडल कर रहे थे। वैल्यूज़ पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई है वो 2/29 आई है, यानी ये वो एंगल थीटा है जब t की वैल्यू 10 थी। एंड दैट इज शोज दैट कि व्हेन t इक्वल टू 10 थीटा इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 2/29 रेडियन पर सेकंड, यानी 2/29 जो भी वैल्यूज़ होगी डेसिमल पॉइंट के साथ, ये रेडियन वैल्यू है एंगल की पर सेकंड। इसमें इस तरह की चेंजिंग आ रही होगी इस कैमरा के रिस्पेक्ट से ऑफ दिस रॉकेट पर, ठीक है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि चेंजिंग एंगल ऑफ द एलिवेशन क्या है, हमें किस तरह से रिलेट चेंज के प्रॉब्लम को इसमें देखने को मिला, ठीक है। So that's all about the 2.6 and the end of the chapter 2 as well, जिसमें हमने related chains को जाना, और ये फर्स्ट स्टेप था जहाँ पर हमने डेरिवेटिव के एप्लीकेशंस को देखा। इसके अलावा इनके एक्सरसाइज में मल्टीपल प्रॉब्लम मौजूद है। आई हाईली सजेस्ट यू कि आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट सेशन से हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, विच मीन एप्लीकेशन ऑफ द डिफरेंशिएशन। वैसे हमने 2.6 में भी एक एप्लीकेशन ही देखा, लेकिन ये चैप्टर रिजर्व किया गया है एप्लीकेशन के लिए, तो हम इसमें एप्लीकेशन देखेंगे। और जब भी हम डेरिवेटिव इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो फिजिक्स का बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, नॉट ओनली फिजिक्स, क्योंकि जब हम किसी भी एंगल्स की चेंजिंग देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन के अंदर चेंजिंग आ रही है, जैसे लोकल मिनिमम, मैक्सिमम, ये सारी चीज़ें भी हम चैप्टर 3 के अंदर डिस्कस करेंगे। और इन्हीं चीज़ों को डीप लर्निंग के मॉडल्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो इसी तरह से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। कोई सजेशन है, कोई चीज़ अगर जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट पर, ताकि उन सजेशन के मुताबिक काम किया जा सके। सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की मोटिवेशन बनी रहे, मैं आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करता रहूँ। नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं, सी यू देयर।